जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रेलवे एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन का। जी हाँ, यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपके सामने प्रश्न संख्या 151 है, जिसमें पूछा जा रहा है किसी ट्रांसफार्मर का टर्न्स अनुपात 5:1 है तथा उसकी दक्षता 96% है। यदि प्राथमिक शक्ति मतलब कि इनपुट पावर 10 किलोवाट हो तो द्वितीयक आउटपुट शक्ति कितनी होगी। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक सूत्र की आपको जरूरत पड़ेगी, दक्षता का सूत्र। दक्षता का सूत्र क्या होता है, आउटपुट आउटपुट अपान इनपुट होता है, इनपुट। और जब परसेंटेज की बात की जाती है तो पूरे का गुणे यहाँ पे 100 हो जाता है। तो इसी पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे 5:1 दिया गया है और उसकी दक्षता एफिशिएंसी यहाँ पे 96 दिया गया है। तो यहाँ पर यदि प्राथमिक शक्ति इनपुट पावर की बात किया जा रहा है जो कि 10 यहाँ पे किलोवाट है, तो ये इनपुट का मान हमें 10 किलोवाट मिल चुका है। और यहाँ पे कहा जा रहा है आउटपुट, तो आउटपुट का जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है साथियों, ये कितनी होगी ये आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आउटपुट, यहाँ पे आप आउटपुट को बाहर निकाल दीजिए। जैसे आप यहाँ पे आउटपुट को बाहर निकालेंगे तो आउटपुट बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 गुणे 96 और पूरे का बट्टा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये आपका, ये एक शून्य से आपका एक शून्य ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 10 बचा, ऊपर यहाँ पे आपका 10 में आएगा। तो ये आपका 9.6 आएगा और 9.6 किलोवाट आएगा। मतलब कहने का यह है कि टर्न्स अनुपात जो है केवल वोल्टेज परिवर्तन से बताता है। दक्षता की गणना में सीधे ये उपयोग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये दशमलव में आ रहा है। तो हम यहाँ पे 9.6 जो है ये करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 152, किसी संतुलित 3 फेज प्रणाली में यदि लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट हो तो स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज लगभग कितना होगा। तो स्टार कनेक्शन में जो वीपीएच का सूत्र होता है उसके अंतर्गत हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फेज वोल्टेज का जो सूत्र होता है साथियों उसके अंतर्गत, तो फेज यहाँ पे वोल्टेज बराबर होता है VL अपान √3, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो VL का मान कितना दिया गया है, तो VL मतलब कि लाइन वोल्टेज, तो ये 415, तो 415 हम यहाँ पे लिख देते हैं। और √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है, 1.732, ये आपका हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये आपका आ जाएगा 240 वोल्ट। कितना आएगा, 240 वोल्ट। और यहाँ पे आपका दिया गया है बी ऑप्शन 240 वोल्ट। बी ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब कि 3 फेज विद्युत का जो यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्र है उसके अंतर्गत जब आप आज इसको सॉल्व करेंगे तो 240 वोल्ट आएगा। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, यदि किसी आरएलसी श्रेणी परिपथ में आवृत्ति अनुनाद से अधिक हो जाए तो परिपथ का व्यवहार कैसा होगा। तो साथियों, जब यहाँ पे एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी जो होता है उससे ये संबंधित ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो होगा, यहाँ पे इसको जो बोला जाता है, यहाँ पे पूर्णतः प्रेरकीय बोला जाता है, इंडक्टिव बोला जाता है।
क्योंकि डिसोनेंस के बाद जो होता है एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो जाता है, मतलब कि परिणाम के रूप में जो देखने को मिलता है परिपथ में वो प्रेरकीय जिसको हम इंडक्टिव बोलते हैं, तो ये इंडक्टिव की तरह व्यवहार करता है। मतलब कहने का ये है कि धारा जो है वोल्टेज से पीछे चलता है, तभी तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या होता है। तो ये जो होता है मुख्य फ्लक्स विकृत हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर धारा अपना जो है खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो मुख्य क्षेत्र को एक तरह से विकृत करता है। तो इससे जो कम्यूटेशन होता है वो खराब होता है। लेकिन स्पार्किंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको आप लाइटिंग भी बोलते हैं। तो वो स्पार्किंग से ही लाइटिंग होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका दुष्प्रभाव माना जाता है, मुख्य फ्लक्स विकृत हो जाता है। और यहीं पर बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज दोगुना हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन जो है वोल्टेज इससे दोगुना नहीं होता है। और सी ऑप्शन दिया गया कम्यूटेटर हट जाता है, तो कम्यूटेटर तो अपनी जगह से हटता ही नहीं है। और डी ऑप्शन दिया गया फील्ड वाइंडिंग जल जाती है, तो फील्ड वाइंडिंग का जलना एक तरह से आर्मेचर रिएक्शन से कोई संबंध ही नहीं है। जलना और यहाँ पे न जलना ये अलग बात है, इससे यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग से कोई संबंध नहीं है। तो ये भी आपका गलत होगा। केवल यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि किसी विद्युत नेटवर्क में सभी स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट तथा सभी स्वतंत्र धारा स्रोत को ओपन कर दिया जाए तो यह किस प्रमेय का महत्वपूर्ण चरण है। तो ये जो बोला जाता है इसको थेवेनिन प्रमेय के अंतर्गत, क्योंकि थेवेनिन जो है प्रमेय जो है एक तरह से प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सभी स्वतंत्र जो स्रोत है उसको डीएक्टिवेट इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो प्रमेय एक तरह से इसका महत्वपूर्ण चरण इसको माना जाता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी ऊर्जा मीटर की डिस्क बिना लोड के भी धीरे धीरे घूमती रहती है और इस दोष को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बोला जाता है क्रिम्पिंग, क्योंकि यदि ऊर्जा मीटर की डिस्क बिना किसी लोड के धीरे धीरे घूम रही है तो इसे क्रिम्पिंग कहेंगे, क्योंकि इसे रोकने के लिए डिस्क में छेद बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एरर जो कि घर्षण के कारण जो होता है वो उत्पन्न होता है, जो कि रीडिंग करने में काफ़ी दिक्कत ये करता है। और लैगिंग किसको बोला जाता है। तो लैगिंग का तो आप सीधा समझ लीजिए कि इसका संबंध पावर फैक्टर से होता है। यहाँ पे लोड और बिना लोड से इसका कोई मतलब नहीं है। और हंटिंग की बात करें तो हंटिंग शब्द जो है ऊर्जा मीटर के लिए होता है। ऊर्जा मीटर में जो दोष उत्पन्न होता है उसको हंटिंग बोला जाता है। तो ये जो है अलग चीज है। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक फॉरवर्ड बायस अवस्था में सबसे कम प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। तो इसमें पीएन जंक्शन डायोड भी आता है, जेनर डायोड भी आता है और सिलिकॉन डायोड भी आता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि सामान्य पीएन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में कम प्रतिरोध देता है, लेकिन ये अकेला काम नहीं करता है। इसके साथ जेनर डायोड भी होता है और सिलिकॉन डायोड भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसी एक फेज की सप्लाई समाप्त हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। मोटर जो होगा अत्यधिक धारा लेकर गर्म होगी और वाइंडिंग भी जलने का खतरा होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा कि मोटर अत्यधिक धारा लेकर गर्म हो सकती है। कहने का मतलब यह है साथियों कि 2 फेज में अधिक धारा प्रवाहित जब होने लगती है तो इससे मोटर बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, गर्म होता है और वाइंडिंग भी जल सकता है। तो एक तरह से सुरक्षा के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी औद्योगिक संयंत्र में पावर फैक्टर सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो पावर फैक्टर यहाँ पे क्यों सुधारा जाता है, तो इसके पीछे कारण होता है। कारण ये होता है कि लाइन धारा एवं आई स्क्वायर आर जो हानियां होती है इसको कम किया जा सके। मतलब कि पावर फैक्टर सुधारने से समान शक्ति के लिए जो कम धारा प्रवाहित होती है तो इसमें आई स्क्वायर आर जो हानियां होती है इससे वोल्टेज ड्रॉप और बिजली की मांग बहुत ही कम होती है। तो एक तरह से ये जो प्रणाली है इससे दक्षता जो होती है बढ़ती है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी डीसी शंट जनरेटर में यदि अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। अवशिष्ट चुंबकत्व यदि समाप्त हो जाता है तो सबसे बड़ी बात ये होता है कि जो ईएमएफ होता है ये उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि डीसी शंट जनरेटर में जो प्रारंभिक ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ही उत्पन्न होता है। और अवशिष्ट चुंबकत्व यदि आप समाप्त हो जाएगा तो ये उत्पन्न ही नहीं होगा। और यदि रेजिडुअल मैग्नीशियम भी समाप्त हो जाए तो वोल्टेज डिस्क जो होगा ये आपका ओपन ही नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जनरेटर स्वयं वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है जब कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस हो जाता है उस समय जो दक्षता होती है एफिशिएंसी जो होती है वो यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो पहला ऑप्शन सही है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता उसी लोड पर प्राप्त होती है जहां परिवर्ती कॉपर लॉस और जो आयरन लॉस होता है जब बराबर होता है। तो ये आपका सही हो जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की वास्तविक गति 1440 आरपीएम है। यदि उसकी सिंक्रोनस गति 1500 आरपीएम है तो स्लिप कितनी होगी। ऐसे जब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप इसमें देखिए दिया क्या गया है। तो यहाँ पे वास्तविक गति दे दिया गया 1440 आरपीएम। मतलब कि ये जो आपका मान दे दिया गया किसका दिया गया है, एन का मान दे दिया गया है। और यहाँ पे 1500 दे दिया गया तो ये आपका एनएस का मान दे दिया गया, सिंक्रोनस गति का मान दे दिया गया। तो हमारा सूत्र क्या होता है यहाँ पे स्लिप का ज्ञात करने का, ये होता है साथियों ये होता है एनएस माइनस एन अपान एनएस गुणे 100। ये हमारा सूत्र होता है, ये ध्यान रखिएगा। एनएस माइनस एन अपान एनएस गुणे 100। तो एनएस का मान यहाँ पे कितना है 1500 है, मैं इधर लिख देता हूँ। तो 1500 आप लिखिए माइनस एन का मान 1440 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1440 बटे 1500 और यहाँ पे गुणे 100 है। अब जो कटने लायक है उसको आप कटा दीजिए। तो यहाँ पे आपका 2 शून्य से यहाँ पे आप 2 शून्य को यहाँ पे कटा दीजिए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये परसेंटेज में आएगा 4% ये आएगा, इसको करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाता है 4%। मतलब कि इंडक्शन मोटर का सामान्य संचालन क्षेत्र है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि जो केवीएल का जो लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज जो लॉ है, ये किस मूलभूत सिद्धांत पे आधारित है। तो ये साथियों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज जो लॉ है ये इसके अनुसार किसी बंद लूप में सभी वोल्टेज का जो बीजीय योग होता है ये उसके अनुसार चलता है। मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है ये उससे संबंधित है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस मोटर में प्रारंभिक धारा सामान्यतः सबसे अधिक होती है। तो प्रारंभिक धारा जो सबसे अधिक होती है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होती है, क्योंकि साथियों जो
DOL स्टार्टर होता है उसके अंतर्गत भी आप इसको जान सकते हैं कि DOL स्टार्टर जो है उसके द्वारा सप्लाई देने पर स्क्वायरल के जो मोटर होता है जो कि 5 से 7 गुना तक प्रारंभिक धारा लेता है, तो इसके लिए हम बड़े मोटरों में DOL स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो ये आपका सही होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर DOL स्टार्टर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तथा शक्ति समान रहे तो लाइन करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये साथियों घट जाएगी। घट इसलिए जाएगी क्योंकि पावर बराबर आपका होता है VI, P बराबर होता है VI। तो इसके अनुसार समान शक्ति पर वोल्टेज बढ़ाने से धारा जो होगी कम होगी, तभी तो यहाँ पे I² हानियाँ भी कम होगी। तो ये ट्रांसमिशन में अधिक यहाँ पे दक्ष बनता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि घट जाएगी। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी PN जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस बहुत अधिक बढ़ाने पर कौन सी घटना होती है? तो इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज अधिक होता है तो जंक्शन जो होता है ब्रेकडाउन होता है, और यदि धारा नियंत्रित न की जाए तो डायोड जो होगा खराब भी हो सकता है, क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। तो जीना डायोड इसी सिद्धांत को नियंत्रित करने में उपयोग भी किया जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, मेगर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये तो कई बार मैंने आपको बता दिया कि ये DC वोल्टेज देकर एक तरह से केबल, मोटर या ट्रांसफार्मर या वायरिंग का जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है उसको यहाँ पे मापने में काम आता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति प्राप्त क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि स्लिप शून्य हो जाता है, और स्लिप शून्य होने पर प्रेरित EMF समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि यदि रोटर सिंक्रोनस गति पर पहुंच जाता है तो स्लिप जो होता है शून्य हो जाता है, तो रोटर में कोई भी EMF प्रेरित नहीं होता है, तो धारा भी समाप्त हो जाती है, और जब धारा समाप्त हो जाएगी तो टार्क ही उत्पन्न नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसी औद्योगिक संयंत्र में 0.7 लैगिंग पावर फैक्टर को 0.95 लैगिंग तक सुधारने के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण लगाया जाता है? तो इस स्थिति में हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटर बैंक का, जो कि यहाँ पे पहला दिया गया है ऑप्शन, क्योंकि कैपेसिटर बैंक जो है प्रेरकीय भार द्वारा ली जाने वाली जो रिएक्टिव पावर की भरपाई जो है वो करने का काम करता है, और इससे पावर फैक्टर भी सुधरता है और लाइन करंट भी घटती है। तो विद्युत बल में KVA डिमांड जो है ये चार्ज भी कम होता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।